तो हेलो एवरीवन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। अब एलपीजी में क्या क्या चीजें होती है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। एलपीजी में दो गैस होती है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसमें से भी देखो, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही कंबस्टिबल होती है, लेकिन इसके अंदर क्या आपका दिया हुआ है, प्रोपेन। इसके लिए आप लोग प्रोपेन मार्क करके आओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोपेन या ब्यूटेन दोनों दिया होता और आप लोग उन दोनों में से कोई भी एक चूज करते, तभी भी आपका आंसर राइट ही आता, बिकॉज इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और ये दोनों ही कंबस्टिबल होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, liquefied petroleum gas is primarily composed of two main hydrocarbons, propane and butane. These gas are stored in liquid form under pressure and are used as fuel for heating, cooking, and in some vehicles. LPG is known LPG is known for its clean burning properties and high energy content. तो क्या लिखा है? The combustible component of liquefied petroleum gas are primarily propane and butane. These hydrocarbons are highly inflammable, मतलब जलते हैं जल्दी से, and are used as a fuel for heating, cooking and in some vehicles. So इसमें अगर आप लोग को देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग को ऑप्शंस में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों दिया होता, तो आप उन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर दो, तभी भी आपका आंसर सही आता। अगर आपको इन चार ऑप्शन में प्रोपेन नहीं देके ब्यूटेन दे देते, तो आप लोग ब्यूटेन मार्क करते, बिकॉज वो भी सही है, ठीक है। तो दोनों भी आंसर यहाँ पे सही प्रूव होंगे। उसके बाद में आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिया था। द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन। अब देखो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, आपके स्पेस में आपको सैटेलाइट को भेजना है, तो हम लोग उसको एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू भेजते हैं। अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? अगर हमारा कोई एक्शन होगा ना, कोई भी एक एक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैंने मैं अभी हमेशा मेरा ईयरपॉड्स ही दिखाती हूँ आप लोग को, बिकॉज समझो मैंने मेरे ईयरपॉड्स को आगे पुश किया, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ऑफ लॉ ऑफ मोशन मेरे पे एक फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मेरे हाथ पे पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसको अच्छे से समझाने की मैं थ्योरी लेके आया यहाँ पे, 1 सेकेंड देखो। 1 मिनट। Newton third law of motion states that for every action there is an equal and opposite reaction. अगर आप किसी को आगे धक्का देते हो, आप पे भी एक इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है पीछे की तरफ। ये ऐसा बोलता है। लेकिन ये सब ना एक आइडियल कंडीशन में होता है। देखो हमारे एनवायरनमेंट में भी हमें 1 मिनट देखा जाता है, लेकिन इसमें अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिंपली ये लॉ पता है क्या बोलता है? अगर आपने किसी पे आगे फोर्स लगाया, तो आपके ऊपर भी फोर्स लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट if one object exerts a force on another object, the second object exerts an equal force in the opposite direction on the first object. Essentially, forces always come in pairs. For example, when you push against a wall, the wall pushes back against you with an equal force. This principle is fundamental in understanding how objects interact with each other. देखो मैंने आप लोग के लिए इसका डायग्राम भी लेके आई हूँ, देखो। ये एक बलून का डायग्राम है। जितना तेजी से यहाँ से गैस नीचे आएगी, उतना ही तेजी से ये बलून ऊपर जाएगा। तो सिमिलरली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में क्या होता है, जितना तेजी से वो जो फ्यूल जल रहा है वो नीचे की तरफ आएगा, उतना ही तेजी से आपका सैटेलाइट उतना ऊपर जाएगा। समझा? सो ये अप इक्वल होता है, इन दोनों पे फोर्स इक्वल लग रहा है, लेकिन कहाँ लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। जितनी ज्यादा फोर्स से वो उसका फ्यूल जलेगा और वो गैस बाहर आएगी, उतना ही फोर्स से आपका जो रॉकेट है, आपका सैटेलाइट है, वो उतना ही फोर्स से ऊपर जाएगा। सो that is why functioning of a satellite launch vehicle is based on Newton's third law of motion. मैं आप लोग के लिए एक और डायग्राम लाया था यहाँ पे, आई गेस 1 मिनट।
यहाँ पे है, इमेजेस में देखते हैं। देखो, जितना ही तेजी से यहाँ पे, 1 मिनट, ये वाला डायग्राम नहीं है फिर। देखो, जितना तेजी से ये गैस नीचे आएगा, उतना ही तेजी से ये जो आपका रॉकेट है ये ऊपर जाएगा। सो जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं, और भी काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन आपके लेवल पे समझने के लिए आपको इतना ही समझना है कि अगर आप लोग कुछ फोर्स आगे की तरफ लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट पे, तो उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स इट। इसीलिए functioning of the satellite launch vehicle is based on Newton's third law of motion। ठीक है। फिर आपको आया ये पावर, द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज। देखो, मैंने आप लोग को ये पावर ऑफ द लेंस कैसे निकालते हैं ये मैंने सिखा दिया था आपको क्लास के अंदर। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f। सो उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। ये मैंने क्लास में आपको सॉल्व करा दिया ऑलरेडी। ठीक है। जो आप जो आपकी लास्ट की क्लास चल रही थी ना पूरे एक वीक में, तो उसमें मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट करा दिया है। ठीक है। उसके बाद में आता है, डैश कलर इज डेविएटेड द लीस्ट इन द वाइट लाइट obtained with, sorry, dash color is deviated the least in the spectrum of white light obtained with glass prism। तो आपका रेड कलर जो है वो सबसे कम डेविएट होता है, आपका वायलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है। नेक्स्ट आता है आप लोग का आता है सारे इसमें से आप लोग को ऑड आउट निकालना है। तो इसमें PSLV जो है ये आपका ऑड आउट आ जाता है, बिकॉज दिस इज द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और बाकी जो तीनों भी है वो आपके सैटेलाइट्स है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या पूछा है नहीं पढ़ा जा रहा कि, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर ग्रुप 1 को हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं, तो कौन से ग्रुप को हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं? यहाँ पे आपका आंसर आएगा ग्रुप 17। 1 मिनट। तो हम लोग ग्रुप 17 को हाइड्रोजन्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताना है, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। आपको ना ये तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखने हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 1.31, refractive index of alcohol is 1.36 and refractive index of water is 1.33। आपको तीनों भी ये याद रखना है। फिर क्या बोला है, an electrical motor converts mechanical energy into electrical energy। यहाँ पे फॉल्स आएगा। एक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और एक जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए आपका जो ये स्टेटमेंट आया है ये फॉल्स है, बिकॉज एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉल्स आएगा। ये कौन करता है? इलेक्ट्रिकल जनरेटर करता है। ठीक है। फिर आपका आएगा, राइट द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो, जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे मैं आप लोग को IUPAC नेमिंग समझा चुकी होंगी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे नाम लिख के दे रही हूँ। ये नाम ऐसा आएगा, प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन टू ओल। इसका आंसर ये आएगा, बिकॉज OH जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे OH आया। और ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है, इसलिए मैंने 2 लिखा है। और यहाँ पे 3 कार्बन है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, प्रोपेन लिखा है। और प्रोपेन क्यों लिखा है? बिकॉज सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। फिर आप लोग का आएगा यहाँ पे, गिव रीजंस है। ये तीनों गिव रीजंस में से ना सेकेंड वाला गिव रीजन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करती करती आ चुकी हूँ। फर्स्ट वाला गिव रीजन और थर्ड वाला गिव रीजन एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। सो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी बट इन द एंड ऑफ दिस ऑफ द वीडियो। ठीक है। एक 1 मिनट। आपका जो ये पेपर था,
तो आप लोग का जो गिव साइंटिफिक रीजन है, इसका दोनों गिव रीजन मैं आप लोग को लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। फर्स्ट वाला जो आपका ये है, आपका न्यूमेरिकल मैं क्लास में डिस्कस करूंगी। फिर आप लोग को ये करना है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ होप्स apparatus। दिस यू हैव टू डू फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। ठीक है। फिर आप लोग का आएगा स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आप लोग को मैंने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आपका आता है, name the following. Name the main ore of aluminium and what are the impurities present in the aluminium ore. ये दोनों भी मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ 1 मिनट। सेकंड रुको। तो ये है, aluminium being a reactive metal does not occur in free state because aluminium is a moderately reactive metal। इसके हमेशा कंपाउंड्स में मिलते हैं हम लोगों को, मतलब एल्यूमिनियम के कंपाउंड मिलते हैं, प्योर एल्यूमिनियम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। Aluminium is the third highly abundant element in the earth crust after oxygen and silicon। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बाद आपको एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। देखिए एल्यूमिनियम ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ओर्स में से लिया जा सकता है, लेकिन वो ओर जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम हमको मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्साइड ओर। ठीक है। और इसका आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, Al2O3.NH2, ये आपको याद रखना है। ठीक है। बॉक्साइड कंटेन्स 30 to 70% ऑफ Al2O3। Al2O3 को हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, और इसको हम लोग अदर लैंग्वेज में एल्यूमिना भी बोलते हैं। ठीक है। एंड द रिमेनिंग इज गेन। मतलब क्या, 30 से लेके 70% अगर किसी मिनरल के अंदर एल्यूमिनियम होगा तो हम लोग उसको बॉक्साइड ओर बोलेंगे। ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, उसको आप लोग गेन बोलेंगे, मतलब कचरा है। ठीक है। जो कि इट इज मेड अप ऑफ सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड। मतलब इसमें गेन पार्टिकल्स क्या क्या है, सैंड है, सिलिका है, आयरन ऑक्साइड है। अब ये कैसे करते हैं, ये पूरा बॉक्साइड ओर का प्रोसेस जो है, ये पूरा हॉल्स प्रोसेस एंड बेयर्स प्रोसेस, मैं आपको कभी कोई क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन इसमें आपको और एक इम्प्योरिटीज यहाँ पे कहीं लिखी हुई है, देखो 1 मिनट। देखो, बॉक्साइड इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिका, फेरिक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। आप लोग ना, अगर आपको पूछा ना, राइट द गेन प्रेजेंट इन बॉक्साइड ओर, तो आप लोग ये तीन नाम लिख के आओगे, सिलिका, फेरिक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या है, Fe2O3। टाइटेनियम ऑक्साइड क्या है, TiO2। और सिलिका ऑक्साइड क्या है, SiO2। तो ये तीनों नाम आप लोग को याद रहने चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा आंसर ऑलरेडी हो चुका है। नेम द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, क्या आएगा आपका, बॉक्साइड ओर आएगा। और what impurities are present in aluminium ore, तो क्या लिखोगे आप लोग, सिलिका, टाइटेनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। उसका अगर आपको केमिकल फॉर्मूला याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है। फिर आप लोग को बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आप लोग को, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा क्लास में होगा, क्लास में होगा, पे नोटबुक लिख देती हूँ मैं। और ये आप लोग को आपके टेक्स्ट बुक से करना है, ये तो इजी है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। फिर आप लोग का आता है, observe the given figure of Fleming's left hand rule and write the labels A and B। मैंने बोला था ये ना आप लोग को बार बार एग्जाम में पूछते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। ठीक है। आपका जो थंब है वो क्या बताता है, फोर्स ऑन द कंडक्टर। आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो मिडल फिंगर है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये तीनों आप लोग को याद रखना है। फिर आप लोग को डीमेरिट्स ऑफ
मेनलीज पीरियोडिक टेबल मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस लेक्चर में। और स्टेट द लॉज रिलेटेड टू द गिवन डायग्राम, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये भी मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज यू ऑल नो कि जो 3 लॉज है आपको वही लिख के आना है प्रॉपरली। फिर क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। तो देखो, आप लोग को ये वाला ना मैंने बार बार करवाया है। ठीक है, तो देखो, मैं आप लोग को पहले बी और सी कराती हूँ, फिर मैं आप लोग को ए कराऊंगी। बी में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब एक ही रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट के प्लेस को एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर देता है, तो लोग उसको क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, वो आपका न्यूमेरिकल है, जो कि अगेन आपके क्लास में जब तक आप लोग ये लेक्चर्स देखोगे आप लोग को मैं सिखा चुकी रहूंगी ऑलरेडी। ठीक है, और जब आप लोग पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है, उस टाइम आपको एक भी क्वेश्चन में ऑप्शन में छोड़ने नहीं दूंगी। आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन जैसा मेरे पेपर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर 1 मिनट। आ फिर आता है आप लोग का, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। आपको ये पैराग्राफ रीड करना है और आपको इसके आंसर्स करने हैं। आपको पता है मैंने आप लोग को पिछले पेपर में, पिछला पेपर जो हमने किया, हमने उसमें ये किया था, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। इसी का इस बार उन्होंने पैराग्राफ दे दिया है, दैट्स इट। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को पिछले पेपर में करा दिया ऑलरेडी। इसीलिए इनिशियल पेपर्स थोड़े लंबे बने हैं। अभी जो पेपर्स की वीडियो आएंगी थोड़े शॉर्ट हो जाएंगे, बिकॉज बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ना, मैंने पहले के लेक्चर्स में सिखा दिया है। ठीक है, सो योर वी गो। ये वाला मैं आपको नोटबुक में कराने वाली हूँ, मतलब आप लोग की क्लास में कराने वाली हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर। मैं बिना ये पैराग्राफ पढ़े बता सकती हूँ, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। विच प्रिंसिपल डू वी लर्न फ्रॉम दिस प्रोसेस? प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज इज द प्रिंसिपल दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस प्रोसेस। आपको बोला है कि आपको ये प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज है ना, ये आप लोग को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे, हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट is equals to heat gained by the cold object। एंड इस प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस को निकालते हैं। फिर भी हम लोग एक बार ये पैराग्राफ को रीड कर लेंगे हमने। सो if the heat is exchanged between a hot and a cold object, the temperature of the cold object goes on increasing due to gain of energy, and temperature of the object goes on decreasing due to loss of energy. The change in temperature continues till the temperature of both the objects attain the same value. In this process, In this process, the cold object gains heat energy and the hot object loses heat energy. If the system of both the object is isolated from the environment by keeping it in a heat resistance box, then no energy can flow from inside the box or come into the box. इसका प्रिंसिपल आप लोग कैसे प्रॉपरली फॉर्म करके आओगे? देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि स्टेट द प्रिंसिपल ब्रीफली। सो हाउ यू विल यू स्टेट इट, आई विल टेल यू वन। देखो, heat lost by the hot object is equals to heat gained by the cold object. This is called as principle of heat exchange। आप लोग इतना ही लिख के आओ, कुछ डिटेल मत दे के आओ, कुछ मत करके आओ। सिंपल आप लोग को ये लास्ट लाइन लिख के आनी है। अगर आप लोग को बहुत ज्यादा मन कर रहा है एक्सप्लेन करने का, तो लिखो, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक तब तक हीट जाएगी जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है। एंड बिकॉज हॉट ऑब्जेक्ट ने हीट लूज किया है,
उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, क्योंकि कोल्ड ऑब्जेक्ट ने हीट गेन किया है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये हीट तब तक एक्सचेंज होती रहेगी जब तक दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट? क्या बोला है आप लोग को? मैंने ये ऑलरेडी क्लास में करा दिया है, ये पूरा टेबल मैंने आप लोगों को क्लास में सॉल्व करवाया है बाय ड्रॉइंग द रे डायग्राम्स। ठीक है। फिर आप लोग का आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको ये तीनों टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सो हाउ विल यू डू इट? लेट मी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, आई विल एक्सप्लेन all the three terms to you with the help of text. आपको ये वो जो पैराग्राफ है पेज नंबर 99 पर 100 पे, इस पे प्रॉपर आपको ध्यान देना है। देखो, what is metallurgy? The science and technology regarding the extraction of metal from from ore and their purification for the use is called metallurgy. मतलब हम लोग जब किसी और में से किसी मेटल किसी सब्सटेंस को निकालते हैं और उसको प्यूरिफाई करते हैं ताकि हम लोग उस मेटल को यूज कर सके, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। इस पूरे प्रोसेस के पीछे जो साइंस और टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका नाम क्या हमने दिया है? मेटलर्जी। मेटलर्जी इज द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मतलब किस तरीके से हम लोग उस ओर में से मेटल को निकालेंगे और कैसे हम लोग सारी गंदगी हटा के प्योर मेटल को ऑब्टेन करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। ठीक है। अभी आप लोग को आएगा और वाला, तब तक जस्ट गिव मी वन ब्रेक, मैं पानी पी लेती हूँ। से हाय टू देम। Hey. देखो, most metals being reactive do not occur in nature in free state। इसका मतलब क्या होता है? मेटल्स ना फ्री स्टेट में अकर नहीं कर सकते। मतलब आपको एनवायरनमेंट के अंदर प्योर एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्टिव है। वो एटमॉस्फेयर के साथ में रिएक्ट करके, बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, वो एटमॉस्फेयर के साथ में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाएगा। इसीलिए जो मेटल्स है वो फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते हैं, बट are found in combined state as their salt, such as oxides, carbonate, sulfide and nitrites। इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये 9 साल का कंपोनेंट है, पढ़ा चुके हैं। अगर आपको अभी नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, यू कैन इग्नोर इट। However, the most unreactive metals that are not affected by air, water, and other factors like silver, gold, platinum generally occur in free state। आपको name the following में पूछ सकते हैं, name those metals which generally occur in free state। या फिर आपको पूछेंगे, आप लोग को ऐसे मेटल्स के नाम लिखने हैं जिसको एयर, वाटर या एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देर आर थ्री आंसर्स, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये ऐसे तीन एलिमेंट्स है जिसको एनवायरनमेंट में किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप लोग ना प्लैटिनम और गोल्ड लिख के आना, बिकॉज देखो सिल्वर जो होता है वो हल्का हल्का रिएक्ट कर लेता है, लेकिन प्लैटिनम और गोल्ड रिएक्ट नहीं करते। ठीक है। द कंपाउंड ऑफ मिनरल्स दैट अकर इन नेचर along with the impurities are called minerals। मतलब क्या? देखो कि एल्यूमिनियम है,
एल्यूमिनियम तो नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है। एल्यूमिनियम उसके ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में काफी ज्यादा गंदगी होती है, जैसे कि सिलिका, जैसे कि फेरिक ऑक्साइड, जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड। तो अगर ये सारी चीजें साथ में है तो आप लोग उसको क्या बोलते हो? इट इज कॉल्ड एज मिनरल। सो द कंपाउंड ऑफ मेटल, हमारे केस में कंपाउंड क्या है मेटल का? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट? एल्यूमिनियम, सॉरी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो कंपाउंड ऑफ मेटल दैट अकर इन नेचर अलोंग विद द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास इम्प्योरिटीज है फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा? सिलिका। सो कंपाउंड ऑफ द मेटल्स that occur in the nature along with their impurities, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनरल्स। मतलब मेटल का कंपाउंड, हमारे केस में मेटल का कंपाउंड क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, along with their impurities। impurities क्या क्या है? फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड सिलिका। ये अगर दोनों साथ में रहेंगे आप लोग उसको क्या बोलते हो? मिनरल बोलते हो। The mineral from which the metal can be separated economically are called ores। देखो, हम हमारे पास ना काफी ज्यादा टाइप के मिनरल्स होते हैं, ठीक है? देखो मैं आपको समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, 1 मिनट। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो, हाँ, मिनरल 1। मिनरल क्या होता है? मुझे पहले बताओ। मिनरल का मतलब क्या होता है? कंपाउंड ऑफ मेटल अलोंग विद द इम्प्योरिटीज, उसको हम लोग क्या बोलोगे? मिनरल बोलोगे। कंपाउंड ऑफ द मेटल, और उसके साथ में उसकी इम्प्योरिटी भी होगी तो आप लोग उसको क्या बोलोगे? मिनरल बोलोगे। तो हमारा ये एल्यूमिनियम का मिनरल 1 है, और ये आपका मिनरल 2 है। अब मुझे बताओ, जो आपके घर में गंदगी हो जाती है तो आपको सफाई करनी पड़ती है। मुझे बताओ, आप समझो, एक ना हाउस क्लीनर हो, मुझे पता है ये बहुत खराब चीज है, लेकिन आप हाउस क्लीनर हो, ठीक है? आपको ना दो घर साफ करना है। एक घर ना बहुत गंदा है और दूसरा घर ना बहुत कम गंदा है, लेकिन दोनों में ना साफ करने के बाद में 5,000 मिलेगा। तो आप लोग कौन सा घर चूज करोगे? जो घर कम गंदा है वो घर आप लोग चूज करोगे, राइट? इस केस में क्या होता है, देखो मिनरल 1 है, इसको साफ करने के लिए आपको लग रहा है, 1 मिनट, मिनरल 1 में से आपको मेटल निकालने के लिए खर्चा आ रहा है 10,000 करोड़। पता हो गया ना आप लोग के लिए? 1,000 करोड़, चलो। मिनरल 1 में से आपको मेटल को इम्प्योरिटी में से अलग करना खर्चा कितना आ रहा है? 1,000 करोड़। और मिनरल 2 में से आपको सेम मेटल मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ 10 करोड़ खर्च करने हैं। तो मुझे बताओ, आप कौन सा वाला मिनरल चूज करोगे, 1 या 2? दोनों में मान लो आपको
1000 किलो ही एल्यूमिनियम मिलने वाला है, वन में भी और टू में भी। लेकिन मुझे बताओ आप लोग कौन सा वाला मिनरल को क्लीन करने की चाहत रखोगे, मतलब आप कौन सा वाला मिनरल क्लीन करोगे, वन क्लीन करोगे या टू क्लीन करोगे? ऑब्वियस सी बात है आप लोग मिनरल टू क्लीन करोगे, राइट? तो ऐसा मिनरल जिसमें से आप लोग को मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में खर्चा कम आता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? और बोलते हो। मैं आपको फिर से समझाती हूँ, देखो दोनों भी मिनरल ही है और दोनों भी एल्यूमिनियम के ही है। इसको भी क्लीन करोगे तो आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, इसको भी क्लीन करोगे तो आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। लेकिन इसको क्लीन करने में, इस वाले को क्लीन करने में आपको खर्चा सिर्फ 10 करोड़ का आ रहा है, और इसको क्लीन करने में आपको खर्चा 1000 करोड़ का आ रहा है। अब आप लोग डेफिनेटली ये वाला मिनरल को क्लीन करना नहीं चाहोगे। आप लोग क्या चाहोगे? आप लोग 10 करोड़ खर्चा करो और आप लोग 1000 किलो एल्यूमिनियम ले लो। तो ऐसा मिनरल जिसमें से आप मेटल सस्ते में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको आप लोग ओर बोलते हो। ठीक है? आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ये। मैं अभी आप लोग को डेफिनेशन पढ़ के दिखाती हूँ। ठीक है? तो देखो, द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड, मेटल को अलग किया जा सकता है इकोनॉमिकली, मतलब सस्ते में, आर कॉल्ड एज ओर। तो क्या ओर जो है, क्या वो पहले मिनरल था? द आंसर इज यस। लेकिन उस मिनरल में से मेटल को अलग करने का जो खर्चा है वो कम आ रहा है एज कंपेयर टू अदर मिनरल्स, इसीलिए आप उसको क्या बोल दोगे? उसको आप ओर बोल दो। ठीक है? तो आप लोग तीनों डेफिनेशन अच्छे तरीके से लिख के आना। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का ये। अब देखो, पिछले भी कुछ पेपर के अंदर ना जनरेटर आया था, और जनरेटर की पूरी फंक्शनिंग ना मैंने उस वक्त एक्सप्लेन की थी। इस वक्त मैं आपको फंक्शनिंग एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसका जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो पिछले लेक्चर्स में हो गया है। इस वक्त सिर्फ मैं आप लोग को क्या क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं सिर्फ मैं वो बताऊं। ठीक है? आइडेंटिफाई द अबव डायग्राम, मैं आपको बताया था जनरेटर के डायग्राम में हमेशा आपको ये सर्कल दिख रहा है आप लोग को, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर बोलते हो, ये आपको हमेशा दिखेगा। और आप लोग को जनरेटर के डायग्राम में ये दो रिंग्स भी दिखेंगी, जो आपको मोटर के डायग्राम में क्या दिखेगी? सिर्फ एक ही रिंग दिखेगी। ठीक है? तो दैट इज व्हाई दिस डायग्राम इज ऑफ जनरेटर। फिर क्या बोला है? राइट द प्रिंसिपल ऑन विच द अबव अप्लायंस वर्क। तो जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? अगर हम लोग कोई कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस होगा। इसको आप लोग क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। whenever a conductor is placed in a changing magnetic field, a current is induced in the conductor, and this principle is called as electromagnetic induction. फिर क्या बोला है? राइट द वर्किंग ऑफ द अबव अप्लायंस। अप्लायंस, तो आपको इसका प्रॉपर वर्किंग लिख के आना है। आप लोग की बुक में ही दिया है वर्किंग, आपको कुछ कुछ पॉइंट्स में बना के वर्किंग लिखना है। और इसका वर्किंग कैसे होता है, दिस हैज बीन एक्सप्लेन बाय मी इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है तो अपनी वर्किंग का भी क्या होता है वो सब देख चुके हो ऑलरेडी। ठीक है? तो उसका आंसर आप लोग प्रॉपरली लिख के आएंगे पॉइंट्स के अंदर। और राइट द यूज ऑफ द अबव अप्लायंस, तो आप लोग इस अप्लायंस को क्यों यूज करते हो? जनरेटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए हम लोग जनरेटर को यूज करते हैं। फिर क्या आया आपका? लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, और फिर हम लोग रिविजन करेंगे। ठीक है? सो ये क्या आया है कि आइडेंटिफाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझाया था, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में दो या तीन बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसीलिए आपका जो कंपाउंड वन है वो सैचुरेटेड है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड है। लेकिन कार्बन जो आपका जो कंपाउंड टू है
वो अनसैचुरेटेड है, बिकॉज कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। देखो आप लोग को ना आगे जाके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जहाँ पे ऐसा दिया रहेगा। देखो ये सी है, ये सी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ओ होगा, और यहाँ पे एच होगा। अब मुझे आप लोग जरा सोच के बताओ कि ये सैचुरेटेड है या ये अनसैचुरेटेड है। तो मेरा आंसर है ये सैचुरेटेड है, बिकॉज आपको बॉन्ड किसके बीच में देखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड हो, तीन बॉन्ड हो, चार बॉन्ड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, इससे फर्क पड़ता है। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप लोग को मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैंने समझाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कार्बन है और अगर ये दूसरा कार्बन है, अब आपको दो बॉन्ड्स दिख रहे हैं, एक बॉन्ड के लिए आप लोग दो डॉट बनाओगे, देखो ऐसे। फर्स्ट बॉन्ड के लिए आप लोगों ने यहाँ पे एक डॉट बनाया, यहाँ पे एक डॉट बनाया। सेकेंड बॉन्ड के लिए आप लोग यही करोगे, यहाँ पे एक डॉट बनाओगे, यहाँ पे एक डॉट बनाओगे। So for one bond, you will draw two dots. Similarly, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप लोग यहाँ पे एक डॉट बनाओगे, और यहाँ पे एक एच बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डॉट डॉट बनाओगे। ठीक है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी ये एक डायग्राम के थ्रू बता दिया है यहाँ पे कि आपको कैसे इसको ड्रॉ करना है। आपको ये वाला खुद से करना है, एक मैंने आप लोग के लिए करके दिया है। एक डंडी के लिए आपको दो डॉट बना के आए। देखो फॉर वन बॉन्ड आई हैव ड्रॉन टू डॉट्स, द सेम वे यू हैव टू डू। एंड होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये मैं आपको डेफिनेटली क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, सो दिस हमारा ये पेपर होता है, लेकिन टू गिव रीजंस आर स्टिल रिमेनिंग। सो हम लोग ये पहले कर लेते हैं, वी विल फर्स्ट डू द थर्ड वन एंड देन वी विल डू द फर्स्ट। ठीक है, so third give reason is from chapter number 3, so we are opening chapter number 3 first. So चैप्टर नंबर 3 का जो आपका लास्ट पैराग्राफ है वहां से आएगा। और ना मैं आपको ना एक वीडियो भी दूंगी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हर चैप्टर में से आपको करना क्या है, मतलब मैंने क्या रिपीटेड पैटर्न्स देखे हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करके जानी है एग्जाम को। देखो वही करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो एक बार कर ही लेना है, मैं आपको वो बोल रही हूँ। ठीक है, so when we use old leftover cooking oil for making food stuff, it is found to have foul and foul odor called rancidity। मतलब क्या, अगर हम लोग बहुत पहले के रखे हुए ऑयल्स को यूज करके खाना बनाएंगे तो आपके खाने में अजीब सी स्मेल आती है, और उसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। ये क्यों होता है, बिकॉज आपका ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके खाने के अंदर अजीब सी स्मेल आती है। If food is cooked in such oil, its taste also changes. When oil or ghee is left aside for a long time, or fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation and become rancid। मतलब एयर की वजह से आपका जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसकी वजह से वो खराब हो जाता है। Rancidity in the foodstuff cooked in oil or ghee is prevented by using antioxidants। और ये जो लाइन है ना कि हम लोग रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि हाउ कैन बी प्रिवेंट रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब रेंसिडिटी को रोका जा सकता है बाय यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट ऐसा कोई कंपाउंड होता है
जो ऑक्सीडेशन को होने नहीं देता है। देखो ये क्या लिखा है, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंड ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो एंटी ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट ऑक्सीडेशन। तो अगर आप लोग ने एंटी ऑक्सीडेंट को यूज किया, सो आपका जो फूड स्टफ है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा और वो रेंसिड भी नहीं होगा। ठीक है। The process of the oxidation reaction of foodstuff can be slowed down by storing it in airtight container. So आपको यही पूरा पैराग्राफ जो है इसका आंसर बन जाता है। It is recommended to use airtight container for storing oil for long time. तो आप लोग ये वाला आंसर अपने जो हिसाब से मॉडिफाई करके लिख के आ सकते हो। फिर क्या लिखा है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। क्यों लिखा है ऐसा, देखो जब आप लोग, एक सेकेंड मैं आप लोग को ना पीरियोडिक टेबल से एक्सप्लेन करती हुई है। तो आप लोग ना एक काम कीजिए, ग्रुप 18 को ऑब्जर्व कीजिए। अब जब मैं ग्रुप 18 में नीचे नीचे आ रही हूँ, 1 मिनट। जब मैं ग्रुप 18 में नीचे आ रही हूँ, देखो ग्रुप तो 18 ही है, लेकिन आपका पीरियड चेंज हो रहा है। पहले पीरियड 1 था, फिर पीरियड 2 हुआ, फिर पीरियड 3 हुआ, फिर ये 4 हुआ, 5, 6 एंड 7। तो जब मैं ग्रुप में नीचे आती हूँ, ग्रुप तो सेम ही रहता है, लेकिन आपका पीरियड चेंज हो रहा है। एंड यू नो, जैसे जैसे हम एक एक पीरियड नीचे आते हैं, एक एडिशनल शेल ऐड हो जाती है हर एटम के अंदर, राइट। इसकी वजह से आपका जो एटम का साइज है वो इंक्रीज होता है। एज वेन वी कम डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है, आपका एक एडिशनल एडिशनल शेल ज्वाइंट होते जाता है, और इसकी वजह से आपकी एटम का रेडियस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। सो इस क्वेश्चन के साथ में आपका जो पूरा पेपर है, 1 मिनट, आपका जो पूरा पेपर है ये समाप्त होता है। इसमें मैंने आप लोग को ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया है। मैंने आप लोग को कुछ क्वेश्चंस पहले लेक्चर्स में करा दिए थे, इसमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया एक्सप्लेन करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया है आपको मैंने। और एक क्या नहीं कराया, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको क्लास में करवा चुकी होंगी। ये मैंने आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है, इसका जो वर्किंग है मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। इसीलिए मैंने आप लोग को सिर्फ बताया कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जनरेटर है या मोटर है। देखो जनरेटर ना बहुत बार आया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि आपके एग्जाम में मोटर आ सकता है। ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, बिकॉज जनरेटर बहुत बार पूछ लिया उन्होंने। सो मोटर के लिए भी आप लोग वेल प्रिपेयर्ड रहो। अगर आने वाले पेपर्स में मोटर आता है तो मैं आप लोग को मोटर एक्सप्लेन कर दूंगी, या तो इफ यू ऑल वांट मैं आपको क्लास में एक बार ब्रश अप कर दूंगी उसका कॉन्सेप्ट भी। ठीक है। सो आपको कैसे पहचानोगे ये जनरेटर है, यहाँ पे 2 रिंग आएगी, आपको ये गैल्वेनोमीटर दिखेगा, किसके अंदर दिखेगा, जनरेटर के अंदर दिखेगा। इसलिए दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज अ जनरेटर। और उसके आगे के फिर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। फिर लास्ट क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर मैंने ये नहीं सिखाया आप लोग को, ये मैं आपको क्लास में सिखा रही होंगी और सिखा चुकी होंगी जब तक आप लोग ये वीडियो देखो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ो, आपके बोर्ड अच्छे जाएंगे। जो मैं टेस्ट ले रही हूँ देते रहो, इतना ही करो बस। ठीक है। बाय बाय, सी यू।